अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। जी हाँ, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम और मैं भी आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ। शो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। मुल्क भर में इस वक्त सियासी सरगर्मियों का एक गर्मा गर्म माहौल है। जलसे, जुलूस, एहतजाज, तनकीदी बयानात और अपोजिशन जो है वो हुकूमत को घर भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पीडीएम में मौजूद तमाम सियासी जमातें जो कभी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती दिखाई देती थी, वो आज सब मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ बोल रही हैं। पीडीएम ने बहुत से जलसे किए, जैसे कि लाहौर में जलसा हुआ, मुल्तान में जलसा हुआ, गुजरांवाला में जलसा हुआ, लेकिन अपोजिशन जो है वो एक उन्होंने बड़ी सियासी कुव्वत का मुजाहरा तो किया, लेकिन अपने मकासद हासिल करने में वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उनका दावा था कि दिसंबर तक हुकूमत को घर भेज देंगे, लेकिन अब ये सिलसिला आगे बढ़ गया है। अब बात की जा रही है मुल्कगीर एहतजाज की, यानी लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की गई है। अब देखना ये है कि ये लॉन्ग मार्च अपोजिशन को इससे कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है और जो उसके मकासद हैं वो उसको हासिल होंगे या नहीं, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जी हाँ, यही हमारा आज का मौजू है कि लॉन्ग मार्च और अपोजिशन के मकासद। हमने देखा हाल ही में लाहौर में एक जलसा किया गया जिसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के बयानात आए पीडीएम की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि ISPR ने चैनल पर जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के लिए दबाव डाला और इसी के साथ साथ मरियम नवाज ने भी ये बयान दिया कि जो फॉरेन मीडिया है उन्होंने सही तरह कवर किया है, बल्कि ये इल्ज़ाम सारे मीडिया हाउसेस पे है कि पाकिस्तान में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने सही तरह से कवरेज नहीं की इनके जलसे की। तो इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। हुकूमत के हवाले से भी डेडलाइन दी गई है कि 31 जनवरी तक अगर हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं हुई तो हम लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू कर देंगे। तो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही एक अहम मेहमान मौजूद हैं, जनाब लईक अहमद खान साहब। आप एक तजियाकार हैं, आपकी राय हम जानते हैं। इस हवाले से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। फ़हीम खैरियत से आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और आप लोगों ने आज मुझे मदऊ किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चैनल का भी। नवाजिश सर, नवाजिश सर। क्या आपके ख्याल आता है, जरा फजलुर रहमान साहब ने यह बयान दिया है कि जिस तरह मीडिया को रोका गया है कवरेज ना करने के लिए और जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के लिए दबाव डाला गया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखिए, बात यह है कि जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, जो धरने दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से माजी में बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको। बिल्कुल कि धरने दिए गए और मौजूदा जो हुकूमत है इसने भी धरने दिए और कोई बहुत से लोग हैं, पूरी तारीख भरी गई धरनों से, लेकिन ये मसले का हल नहीं हुआ कभी भी। और मौजूदा जो हालात हैं ये मैं नहीं समझता कि मुल्क के लिए बेहतर हैं, इसलिए कि इससे अवाम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इन धरनों से, इन जलसों से। इससे एक तो मुल्क की माइशत ख़राब हो रही है, सरमायादार बिल्कुल चुप होकर बैठ गया है, जिससे गरीब आदमी पिस रहा है। सर धरने से तो हमेशा ही जो कारोबार है वो मुतासिर होता रहा है, मगर इस वक्त तो कोरोना वायरस की वजह से हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। सर देखें, बात ये कोरोना गवर्नमेंट चीख रही है, पूरे वर्ल्ड में ही है ना मामला। और अगर जैसे मौलाना साहब भी जलसे में शरीक, हमारा दीन भी कहता है कि एहतियाती तदाबीर जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ। तो वे कहाँ है? इससे हमें नुकसान पहुंच रहा है, अवाम को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। देखें फ़हीम, एक जमाना था लीडर लोग, सियासी लीडर अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, अब अवाम लीडरों को बेवकूफ़ बना रही है। देख लेना, ये जलसे नहीं हो रहे, एक तफरी है, कारोबार है नहीं, परेशान है, चलो एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। मतलब सर उन्होंने कहा कि हम मीनार पाकिस्तान पे आपके साथ आएंगे और वहाँ पे उतने लोग नहीं आए, अवाम उतने नहीं आए, तो इस तरह अवाम ने बेवकूफ़ बनाया या कोई और रास्ता? सर आप देखें ना, जो जलसे ख़त्म हुए इसके बाद ख़वातीन और जो लोग भी थे कुर्सियाँ लेके जा रहे हैं घरों पे, इस तरह ये तो एंजॉयमेंट है ना। 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ है उस इकबाल पार्क को, और जो हुकूमत ने मतलब इस हवाले पे बात कर रही है कि वो पीडीएम से पैसे जो है वसूल किए जाएंगे। देखें, इस तरीके से इमरान साहब ने जो धरना दिया था इस्लामाबाद में, क्या इस्लामाबाद को नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था। वो इमरान खान साहब ने दिए। तो ये तो जो गलत डिमांड करनी चाहिए, देखिए ना, सबको डिमांड करनी चाहिए। धरनों से मुल्क को नुकसान हुआ है, अवाम को हुआ है। और ये जो मौजूदा जो सेटअप है ये कोई मुल्क की मफाद के लिए नहीं है,
ये कोई चीज जो है आप समझ रहे हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए कराची में इतना बड़ा जलसा हुआ, पीडीएम ने किया ना, इस कराची में क्या हालात है, सिंध गवर्नमेंट किधर है, एमक्यूएम किधर है और जमातें किधर हैं? क्या कराची के मसाइल के लिए बात की? आज अगर इतनी जमातें मिलके कर रही हैं तो इसमें कोई मैं नहीं समझ। सर तो इनका मकसद तो यही है ना कि अवाम की तो बात ही नहीं होती, अवाम के नाम पर जो है वो जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन बात यही होती है कि हुकूमत को घर भेजना है। लेकिन कहा यह जाता है बहुत बड़े फैसले होंगे, लाहौर जलसे में भी कहा जा रहा था कि अब बहुत बड़ा फैसला होगा आर या पार, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बयानात। क्या कहेंगे सर, कोई मकासद हासिल हो रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकते, इसलिए कि ये सब एक खेल हो रहा है। मकासद जहनत से अपना इख्तिदार की जंग है, ये अपने इख्तिदार के लिए। और फिर दूसरी बात, ये जो इतना जो 11 जमातों का एजेंडा है, इसमें मैं नहीं समझता कि शायद पीपल्स पार्टी आगे चल के साथ दे। पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत है? 8वीं तरमीम के बाद किसी सूबे को फायदा हुआ है तो वो सिंध को, और वो हुआ है पीपल्स पार्टी को, किसी और को नहीं। पीपल्स पार्टी ने कौन सा 11 साल में क्या करके दिखाया? सिंध को, कराची को छोड़ने, आप सिंध का, पूरे सिंध का, कराची सिंध का हिस्सा है ना। सर इस हवाले से जरा तफसील से बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफे में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासत के हवाले से कि अपोजिशन जो जलसे और जो जुलूस निकाल रही है, क्या वो अपने मकासद में कामयाब हो सकेगी या नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में लईक अहमद साहब मौजूद हैं जो कि तजिया निगार हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने जो कि तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे क्लियर है। ठीक है सर, कैसे हैं आप? हम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सब लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी। वालेकुम सहीम, आप सुनाए कैसे? भाई आप लोग क्यों नहीं आए लाहौर के जलसा अटेंड करने के लिए? पहले तो ये बताइए। घर से इजाजत नहीं मिली सर, हमें फ्लाइट नहीं मिली, इतना रश था। क्योंकि अपोजिशन को तो बड़ी शदीद शिकायत है कि ये सारे एंकर्स को आना चाहिए था, जलसों को अटेंड करना चाहिए था। वो तो मीडिया मालिकान और जो आपका जितना मेन स्ट्रीम मीडिया ये उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसका एक्यूज कर रहे हैं। जी जी सर, इस हवाले से हम बात करेंगे। सर ये जो जलसे जुलूस पीडीएम निकाल रही है और एक मुंतखब जो हुकूमत है उसको घर भेजने की बात कर रही है कि वो अपनी आईनी मुद्दत जो है वो पूरी ना करे, उससे पहले इंतखाबात हो जाएं और जो है वो घर चली जाए, तो सर डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल ज़ाहिर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपको पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आप सियासत नजर आ रही है, और स्पेशली जबकि कोरोना के आपने अक्सर प्रोग्राम किए इस पैंडेमिक के ऊपर भी, तो इन एनवायरमेंट्स के अंदर आप समझते हैं जी कि ये खुद तो बड़ा अपने आप को महफूज रखते हैं, जो कुछ भी है इनका लिविंग स्टैंडर्ड इज टोटली डिफरेंट, लेकिन आवाम को जिस तरीके से एक तो इन एनवायरमेंट्स के अंदर इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की है, दैट इज रियली क्रिमिनल। मेरा ख्याल है कि कोई भी एक ऐसा मुखलिस जो सियासी लीडर होता है वो कभी अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को, अपने वोटर्स को कभी इस तरीके से इन बीमारियों को एक्सपोज नहीं करता। मैं हकीकत में आपसे ये बताऊं। दूसरा, अगर इनकी सियासत की आप बात करते हैं, आप देख लें, ये बात करते हैं कि नहीं हम वो आइन की, कानून की, जमहूरी रवायात की हम पासदारी के हामिल है और हम आइन और कानून को बाला तक देखना चाहते हैं। तो देखें ना, आप फिर को आइन और कानून पे चलना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी अगर आपने एक किसी भी मुंतखब हुकूमत को अगर आपने हटाना है या आप प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं तो उसका तो तरीके आइन के अंदर मौजूद हैं कि सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि जी आप वहां पर उनके खिलाफ तारीखी अदम एतमाद लेकर आए, एंड यू शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग के ओके यू शुड बी एबल टू रिमूव हिम। अच्छा, उससे हटके अगर आप समझते हैं जी ये भी नहीं हो रहा, तो फिर आप जिस तरीके से आपने कहा जी कि वो इस्तीफों का जो भरमार लग गई है, ये दोनों पार्टियां कहती हैं, पीपल्स पार्टी की भी बात करें और फिर नून लीग की भी बात करें, बट प्रैक्टिकली ये सारे के सारे जिसको नहीं कहते एक दूसरे के सहारे पे चल रहे हैं और एक दूसरे को ये डिसीव कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ आप ये समझिए, इसको उर्दू में आप कह रही धोखा दे कर रहे हैं। मगर सर इस वक्त जो है वो तो सबको नजर आ ही रही है सूरत हाल सर, मगर जो इन्होंने इल्जाम लगाया है कि ISPR ने चैनल्स पर दबाव डाला है इस जलसे के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जरा ये बताइएगा। और वाकई क्या
मीडिया ने लोग कम दिखाए, वहां पे लोगों की भरमार थी, जिस तरह मरियम नवाज कह रही हैं कि जो फॉरेन मीडिया है उन्होंने सारी कवरेज की है। मैं एक आपको पोस्ट ट्वीट बताता हूं उस्मान बुज़दार साहब की। वो कहते हैं, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द पीपल अटेंडिंग द जलसी फॉर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग SOPs। तो साथ उन्होंने वीडियो क्लिप भी लगाया हुआ है। तो मतलब लोग वहां पे उस तरह नहीं थे जो ये खबरों में सुनना चाह रहे हैं। जरा इस बारे में बताइएगा, ये क्यों, क्या वाकई एक प्रोपेगेंडा था मीडिया की जानिब से? देखिए, पहले मैं ये बताऊं, मैं भी मैं उन क्रिटिक्स के अंदर शामिल हूँ जो अपने मीडिया को बहुत क्रिटिक करता है। हकीकत तो मैं आपसे ये बताऊं, और मैं कहता हूं कि नहीं, हमारे जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है, आप सर्टली आप आवाम को ओपिनियन मेकर्स हैं एक लिहाज से, लेकिन हमें ये देखना है कि पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है, नेशनलिज्म क्या है, आप उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। बट इन दिस केस ये जो 13 दिसंबर वाला जिनका जलसा हुआ है, आप यकीन मानिए मैं खुद भी सारी चीजों को देख रहा था। आई डोंट से दैट आई वाज वरीड, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उन दिनों 1-2 दिन पहले लाहौर में मैं वापस आया था, तो लाहौर के अंदर लोगों का एक डिफरेंट मैंने एटीट्यूड देखा, एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल कि नहीं वो किसी तरीके से जलसे के अंदर आपको जाते हुए नजर आएंगे। आप ये सोच लें कि ख्वाजा साद रफीक या उनके और दूसरे जो लोग थे सपोर्टर्स, उनके साथ रैली बना के निकले, उन्होंने अपनी मूवीज बनाई और थोड़ा आगे जाके वापस हो गए कि थैंक यू वेरी मच। और उनका कहना ये था कि जब ये लोग सारे इक़्तिदार में होते हैं, ये हमें बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते। और अब देखिए हमें क्या जरूरत पड़ी। फिर देन अगली बात ये करते हैं कि जी इनके बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं, इनके बच्चों को तो प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को क्यों इन सारी चीजों के अंदर एक लिहाज से ईंधन बना दें। आपने ISPR का तस्करा किया, मैं आपसे बताऊं, ISPR जो है ना, ये वो इदारा है जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो प्रोपेगेशन चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया स्पेशली उसके पीछे है, बाकी दूसरी कुव्वतें भी चल रही हैं, उसका तो मेन फोकस वो है जिसके ऊपर चल रहा है। और फिर नेचुरली एक आप कह सकते हैं कि ब्रिज है बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल, और अपने लोगों को सही सूरत हाल से आगाह करना। और मुझे एक चीज बताइए, आपका अपना चैनल है, डू यू थिंक कि आपके जो ऑनर्स हैं, आर दे गोइंग टू एक्सेप्ट सम काइंड ऑफ डिक्टेशन बेसिकली फ्रॉम द ISPR? बाकी हम चीजों में क्यों करें? और ISPR ठीक, और मैं तो इसके सख्ती से मैं समझता हूँ कि इसकी मैं ना सिर्फ ये कि मुजम्मत करता हूँ, ऐसे कि ये अपनी सियासत करे, अपना सारा कुछ करे, अपना गुस्सा उतारे भी अगर इमरान खान के ऊपर भी है, लेकिन खुदा के लिए इनको ना ये इन अहम कौमी इदारों को बीच में नहीं लाना चाहिए। मगर सर अगर बात गलत है ये, तो इस पे इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? लाइक अगर ऐसे ही बिला वजह इस तरह किसी इदारे के ऊपर इल्जाम लगाना, और गवर्नमेंट के जहां ये प्रेशर क्रिएट करे गवर्नमेंट के ऊपर और इवन आपके इन कौमी इदारों के ऊपर कि नहीं इनको किसी तरीके से कोई डील मिल जाए, कोई NRO मिल जाए, कोई ऐसा हो जाए कि ये इनकी जो लूटी दौलत है, फ्रैंकली स्पीकिंग, देखे ना अभी आप नवाज शरीफ की फैमिली को देख लें, जरदारी साहब की फैमिली को देख लें, इनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है एक लिहाज से। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं इनमें आगे जाकर ये जो इत्तेहाद है वो कोई कायम रहेगा? क्योंकि अभी भी देखें तो मौलाना फजलुर रहमान कुछ कहते हैं, मरियम नवाज के बयानात अलग होते हैं, और पीपल्स पार्टी की हमेशा से कुछ ना कुछ डिफरेंट रिजर्वेशन होती हैं, और इस्तीफों के मामलों पे भी कोई एक साथ मुत्तफिक नहीं हो रहा। तो आप क्या कहेंगे, ये इत्तेहाद आगे जाके हमें दिखेगा इस तरह से? देखिए, मैं आपको ज़हरा इस एंगल से लूंगा। अगर आप बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की, मेरा ख्याल है इनसे ज्यादा कोई अपॉर्चुनिस्ट सियासतदान और मजहबी अपने आप को कहते हैं, कोई एक किताब तो एक शख्स ने लिखी नहीं है। कश्मीर के काज को जितना नुकसान मौलाना फजलुर रहमान ने पहुंचाया, किसी ने पहुंचाया नहीं है। अच्छा, फिर देखें, ही सिटिंग इन बिटवीन, एक तरफ मरियम सफदर है, दूसरी तरफ बिलावल जो है, मैं उसको कहता हूँ कि वो तो हादसाती तौर पर पीपल्स पार्टी उस शख्स के क्लास से हवाले हो गई है। और आप जब इनकी तकरीरें सुनते हैं, उनका सब्सटेंस देखते हैं, उनका चीखो पुकार तकरीर के दौरान देखते हैं, तो इंसान एक सोचता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी कि भाई जिस शख्स जितनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो दिमाग और जुबान का मिलाप तो एक लिहाज से है ही नहीं, तो यार ये आगे जाके कैसे किस तरीके से डिलीवर करेगा? और देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है, ये दोनों मरियम सफदर भी और ये बिलावल भी, दे आर प्लानिंग एंड दे आर थिंकिंग कि दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दे आर गोइंग टू लीड दिस कंट्री। और मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, अगर लीडरशिप क्वालिटीज की भी बात करते हैं, उसके अंदर बड़ी ठहराव होता है, बड़ी डेप्थ होती है उसके अंदर बहुत तहम्मुल मजाजी एक लिहाज से होती है कि इन दोनों के अंदर आपको कुछ चीज नजर आती है। मैं तो ये सवाल करता हूँ, और उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, इन दोनों पार्टीज के अंदर बड़े समझदार किस्म के लोग भी हैं, सफेद बालों वाले, 70 साल से ऊपर उम्र है,
वो हाथ बांध के इनके सामने खड़े होते हैं। वाई? बिकॉज वो जो दरबारीपना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है वो किसी के अंदर से निकला नहीं है, और दे आर स्टिल थिंकिंग कि दे आर गोइंग टू लीड द कंट्री, और दे आर ये पीछे फॉलो करके उनको पाकिस्तान को लूटने का प्रोग्राम है। मैं हकीकत आपसे बताऊं, नथिंग एल्स देन दैट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमें टाइम दिया। मजीद बात करें, फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज कैफे में। न्यूज कैफे में मैं हूं फहीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रजा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लईक अहमद खान साहब जो कि तजियाकार हैं। लईक साहब, आज हम इस मौजू पे आपसे बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हम कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब से भी बात कर रहे थे। सर, मुझे ये बताइए कि ये जो डेडलाइन दी जा रही है 31 जनवरी की, लॉन्ग मार्च की धमकी दी जा रही है, वैसे ये जलसे की जा रहे हैं, हुकूमत की सेहत पे इन सारी अपोजिशन के ये जो जितनी भी उनकी कोशिशें हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है? सर देखें, बात ये है कि हुकूमत मुतमईन है। अच्छा, मुतमईन बैठी हुई है कि कुछ नहीं होना। उसकी वजह यह है कि जो ये एक इत्तेहाद है ना, ये आपस में मुतमईन है एक दूसरे से। अच्छा, कि ना जाने कौन किस टाइम कांधा दे के पीछे हट जाए। ऐसा वक्त आने वाला है क्या? है, इसमें हो रहा है, ये साफ चीजें नजर आ रही हैं। राम मौलाना फजलुर रहमान साहब एक आलिम दीन है, अच्छे आदमी है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं इन सबको जोड़ के और हुकूमत को गिराने की, लेकिन वो नाकाम कोशिश नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी बात, मरियम नवाज जिस अंदाज से इन्होंने एंट्री की है सियासत में, वो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है, ये कोई गैर मुल्की एजेंडा है। इसलिए कि जो इदारों को बीच में आप लाना, बुरा भला कह रहे हैं, इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो क्या मरियम नवाज साहब के जो वालिद साहब ने सियासत में एंट्री करी थी तो किसी लीडर की गोद में आए थे? वो भी तो इदारे की गोद में आए थे ना, जनरल ज़ियाउल हक साहब लेकर आए थे ना उनको, वरना ये तो स्टील मिल चला रहे थे अपनी। तो अब इदारों को आप खिलाफ बात करना और उनके खिलाफ बात जिस अंदाज से कर रहे हैं, तो ये तो मैं कहता हूँ मुल्क के खिलाफ साजिश है। इनको कोई शराब करने वाला नहीं है, लेकिन मैं इदारों को ये जानता हूँ कि इदारे कुछ नहीं कह रहे ना, ये इनको पता है ये खाली है सारे, बिल्कुल ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये अवाम के खिलाफ है। कोई भी आप इतने जलसे देख लें, इन जलसे के अंदर किसी ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई बात करी, कोई अवाम की बेहतरी के लिए काम करा? इसलिए जो महंगाई का बोझ है, ये सब इन लोगों के लोग बैठे हुए हैं। सर, बात तो यही कर रहे हैं लॉन्ग मार्च में कि हम आवाम की जंग लड़ रहे हैं, हम महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाम का इनको असल में कोई ख्याल नहीं है। ये इनके जलसे जुलूस के सबब जो आवाम है वो कोरोना वायरस बात ये कि सबसे बड़ी मेन चीज है ना, जो मैं जो समझता हूँ इमरान खान की नाकामी जो हो रही है, इसलिए कि 30 साल जो हो गए इनके पीपल्स पार्टी और नून को हुकूमत करते हुए, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये उन्हीं के लोग हैं। पीपल्स पार्टी और नून लोग के ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, कोई 18 ग्रेड में था तो 22 ग्रेड में आ गया, जो 11 में था 18 में आ गया, तो वो चलने नहीं दे रहे। और इमरान खान साहब जिद्दी आदमी हैं, समझौता नहीं कर रहे हैं, ये मांगते हैं एनआरओ, ये अवाम के लिए नहीं कर रहे। अवाम की कोई स्टेज पे बता देना अवाम की बेहतरी के लिए कि भाई ये बात करी हो, सिर्फ हुकूमत गिराने की बात हो रही है। तो आपको पीडीएम का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? क्या ये अपने मकासद में कुछ कामयाब होंगे? नहीं, मैं नहीं देखता ये कामयाब होंगे। इसलिए इसकी वजह यह है कि अगर हम पीछे देखते हैं तो कुछ चीजें पीपल्स पार्टी और नून लीग में रही, तो मियाँ साहब भी पीछे हट गए। तो जिसपे जरदारी साहब ने कहा था नो डोर जलसे में कि जी मियाँ साहब आपने हमारी पीठ में छुरा घोपा है, तो ये छुरा तो नहीं घोप रहा, ये अगर पीछे हट जाते हैं भाई देखे 18वीं तरमीम पे आता पीपल्स पार्टी को सहूलत है सर, ना। जिस तरह इनकी बातों पे कोई यकीन नहीं है, उसी तरह इनकी ये इत्तेहादी बातों पे भी कोई यकीन नहीं है। मुझे ये बताइए कि कोई भी सियासतदान अवाम के सामने, मीडिया के सामने, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे इतने धड़ल्ले से झूठ कैसे बोल सकता है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। देखिए, बात ये है कि ये तो झूठ का पुलंदा है ना सियासत, और अवाम समझ चुकी है।
आज इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा फुकदान पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर कराची, देखें जी कराची जो है ये हब है मुल्क का जी, यहाँ भी जो है सूरत हाल ऐसी है, फुकदान है सियासत का, लीडरशिप नहीं है। जी हाँ, कराची को जो एक संभालने की जो बात थी, कभी एमक्यूएम थी, जो उनके कायद जो थे आज किस हालत में, जिन्होंने इस कौम को इस नेश पे पहुंचाया, उन्होंने कोई बेहतरी की थी होती तो कौम उनको लब्बैक कहती। आज इस कराची के अंदर लीडरशिप का खुदान है, हर आदमी लीडर बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि मुझे लीडर बनाएं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, फारूक सत्तार साहब हो, आमिर खान साहब हो, दूसरे कोई भी एडवाइजर, फिर मजहबी जमातें देख लें, इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। अवाम ने इग्नोर कर दिया इन्हें, कोई इन पे ध्यान रखने के लिए तैयार नहीं है। तो सर अब क्या आपको लगता है आवाम हमारी समझदार होती जा रही है? जिस तरह लाहौर जलसे में लोग नहीं आए सर, ये तो देखें जहाँ भी जो 13 को जलसा हुआ, इकबाल पार्क में छुट्टी का दिन था, ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान से वहाँ पंजाब से लोग वहाँ घूमने आते हैं। जी हाँ, 8-10 हजार आदमी तो वैसे ही वो आते हैं, तो उन्होंने चलो भाई नान और बिरयानी भी साथ मिल जाएगी। तो मैंने कहा ना इंजॉयमेंट करने आ रहे हैं, धरना वरना इनका जो है ना नाकाम हो गई, ये नाकाम। लाहौर के अवाम बाहर निकलते हैं, वो उन्हें जब भी कोई जलसा वगैरह वहां पे लाहौर में जब भी हुआ है, कभी मायूस नहीं किया है लाहौर के अवाम ने। इस दफा वो उन्हें बात समझ आ गई है या सर्दी बहुत ज्यादा थी, ये वैसे देखें ये नहीं समझ। शाहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देती है हुकूमत, जी पंजाब में काम करा, 1 मिनट, लेकिन इससे पहले जो चौधरी परवेज इलाही भी तो काम करके गया ना पंजाब को। जिस तरीके से नियामतुल्लाह साहब ने कराची में स्ट्रक्चर रखे, बुनियादें रखी, तो मुस्तफा कमाल ने आके उसको आगे फॉलो कर दिया। सर मुशर्रफ दौर में परवेज इलाही साहब जब वो सीएम थे, तो उस दौर में जो एक बेहतरीन काम हुए पंजाब के लिए, वो आज भी पंजाब उन्हें तारीफ करता है। जैसे कि रेस्क्यू 1112 जैसी मिसाल जो है वो नहीं मिलती है पूरे पाकिस्तान में, और उसके साथ ट्रैफिक वार्डन्स का जो आगाज किया गया वो भी उसी दौर में हुआ। ट्रैफिक का निजाम वो काम करके गए ना, तो आप मियाँ साहब ने ये कर दिया, ट्रेन चला दी, और ट्रेन में कितने करोड़ों का घर घपला हुआ। अवाम को पता है इन्होंने हमें लूटा है। आज मियाँ आप ये अब बताएं ना यार, आप फहीम बताएं कि आज तक आप तारीख देख लें पाकिस्तान की, जो लीडर बीमार होता है बाहर जाता है, अस्पताल यहाँ होते हैं उनके, फिर भी बाहर जाते हैं। सर आप ये बताएं किसी जर्नल का सुना है कोई जर्नल या ब्रिगेडियर कर्नल बाहर गया है? बिल्कुल। वो क्या इस मुल्क के बेटे नहीं है? आप जो उनको गालियां दे रहे हैं, जो सरहदों पे बारिशों में बर्फ में जम रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। इदारों को गालियां देना अच्छी बात नहीं है। इदारे मजबूत होंगे, मुल्क मजबूत होगा, और इदारों ने मजबूत किया, वरना इन जैसे इदारे नहीं होते ये तो पाकिस्तान को बेच के खा जाते। क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग जो हैं वो गलत हैं, ये सही हैं? ये साबित करना चाह रहे हैं अवाम में? ये कहते हैं हम सही हैं। अगर आप सही होते ना सर, तो इमरान खान नहीं आता। बिल्कुल सर। सर लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? अभी जो मुल्क की एहतजाज की बात हो रही है, फिर लोगों को जमा किया जाएगा, जो अवाम देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैसेज ये मैं तो ये चाहिए, चोर लुटोरों से आदमी जान छोड़ा है और छुड़ा चुके हैं लोग। मुल्क की मफाद में हमें देखना चाहिए, जो लोग बेहतर है उनको आना चाहिए। इमरान खान साहब है, उनसे भी गलतियां हुई, ये बात नहीं है। इनके जो PTI अगर लोग कहते हैं जी ये सेलेक्टिव नहीं है, हाँ सही तौर पर आई है, ठीक है ना। कराची में इतनी सीटें मिली हैं इसलिए कि MQM फारिग हो गई तो ये आ गए। इन पे भरोसा किया, लेकिन कराची में ये कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई काम नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब अपनी लोगों को समझाएं, कोई अच्छे काम कराएं, कराची को कर लें, इसको गवर्नर राज लगा दें। सदारती निजाम आज इससे बेहतर है, अवाम तंग आ चुकी है। और आखिरी अल्फाज ये मैं जरूर कहूंगा जी, अगर किसी किस्म का मामला खराब होता है पाकिस्तान में, जो ये चाहते हैं लोग कि यहाँ कोई खून खराबा हो, खराबी हो, तो फिर मैं ये समझता हूँ, मेरा आखिरी अल्फाज है, ना सूड वाला आएगा ना बूट वाला आएगा, अब अल्लाह वाला आएगा। सही, बिल्कुल सही होगा सर। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक अलग मौजूद पे बात करेंगे, अलग मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। और न्यूज़ कैफे में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां हम शहर कायद के हवाले से बात करेंगे, शहर कराची के हवाले से बात करेंगे और नहायत ही अहम मसले पे बात करेंगे। आज हम ये बात है कचरे के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे कचरे के हिसाब से देखा जाए तब भी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। हाल ही में एक गिरफ्तारी देखने में आई है, एक रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया कचरा फेंकने की वजह से। और 2 माह के लिए जो कराची के कमिश्नर हैं इफ्तिखार शलवानी साहब, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि दफा 144 के तहत, दफा 144 की शक नंबर 188 के तहत उन शहरियों को गिरफ्तार किया जाए जो गैर मुतल्लिका जगहों पे कचरा फेंक रहे हैं। तो इस तरह के फैसले कराची की सफाई के हवाले से बड़े नायाब रहे और हमें इस तरह के वाकयात बहुत ही कम सुनने में आए। तो इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ नहायत ही अहम मेहमान मौजूद हैं आज। आप एक सोशल वर्कर हैं, आप तजियाकार हैं, जनाब बासित मुंडिया साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम सर। सर बात करें जैसे कि आज कराची के हवाले से, सर कराची जो कि एक रोशनियों का शहर है लेकिन अब कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है, तो सर क्या वजूहात हैं? एक शहर जो कि मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वही शहर सबसे ज़्यादा मुश्किलात, सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ज़िलाई हुकूमत या फिर अवाम? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये एक ऐसी बात है जो मतलब हमें कहने में भी शर्म आती है जी। कि आज का जो टॉपिक है कचरा, तो जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, हमारी एक रवायत है कि हम अपने शहर को अपने घर की तरह नहीं देखते। हाँ। अगर हम किसी इदारे की बात करें तो सेकंड फेज होती है। सबसे पहले तो शहरी की जिम्मेदारी है जो कि आज तक लोगों ने अपनाई नहीं है, लोगों ने अपने आप पे ओनरशिप नहीं ली है। देखिए कचरा आता है हमारी तरफ से, हम खुद फेंकते हैं। जब हम कचरा फेंकते हैं तो रोड पे गंदगी आती है, तो उठाने वाले का तो बाद में देखा। अब जैसे मिसाल है, एक छोटी सी मिसाल, हम गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारा पहला जो खाने के बाद स्टेप होता है शीशा खोल के कचरा बाहर फेंक देते हैं। तो ये वही कचरा है जो बन के कचरा कुंडी बन जाती है और जो हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं है जब फेंकने का, तो उठाने वाले कहाँ से उठाएंगे? जी जी। कोई हमारे आप रेसिडेंशियल एरियाज हैं, अब आप देखें जहाँ कचरा कुंडी एक डेजिग्नेटेड एरियाज में बनी हुई होती है, फिर भी आवाम क्या करती है अपने घर के बाहर, किसी बराबर के घर के बाहर या किसी कोने में। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले गलती तो हमारी है, आवाम की है। अच्छा सर, वो कचरा कुंडी हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में होती जरूर है, बिल्कुल। मगर अवाम एक तो बड़ी कोशिश करके जो कचरा कुंडी तक जाते भी है ना, तो वो जगह जहाँ फेंकना है वहां नहीं फेंकते, साइडों में, दीवारों पे, उसके इर्द गिर्द। मतलब अगर एक छोटी सी जगह आपने साइन की हुई है तो वो पूरा प्लॉट जो है वो कचरा कुंडी बना हुआ है, वहां से करीब से गुजरने वालों के लिए भी जो है वो परेशानी का बायस बना हुआ है। आपने देखा होगा कि बाहर मुल्कों में एक कचरे की थैली आती है ब्लैक कलर की। जी हाँ, हमारे यहाँ ये कभी कॉन्सेप्ट नहीं आया। सर यहाँ पर भी होती है, इस्तेमाल लोग नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं आया कभी। अब हमारे यहाँ लोग अक्सर देखा होगा आपने, जब सब्जी खरीदते हैं या कोई गोश्त खरीदते हैं, कोई सुपरमार्केट में एक प्लास्टिक की थैली मिलती है, वो थैली का साइज इतना सा होगा लेकिन कचरा उसमें डबल भरा जाएगा। तो जब तक वो थैली कचरा कुंडी तक पहुँचती है वो आधी हट जाती है, आधा कचरा गिर जाता है। तो ये अवेयरनेस हमारे अवाम में आनी चाहिए, मतलब हमारे अंदर जिम्मेदारी आनी चाहिए कि जैसे हम अपने घर को, अपने आप को साफ करते हैं, इस शहर की ओनरशिप भी लेनी पड़ेगी। तो मैं इदारों को सेकंड उस पर मैं उसका जिम्मेदार रखता हूँ, लेकिन मैं शहरियों को सबसे पहले रखता हूँ कि उनको अब सुधरना चाहिए। और ये सिर्फ कचरा जो है हमारी रोज़मर्रा चीज़ों से नहीं आता, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं। अगर हम कमर्शियल साइड पर देखें तो वो भी ज़ीरो, और आप देखें उनकी कोई ओनरशिप नहीं। कचरे के साथ पानी का वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी हम शहर के जितने भी हमारे समंदर में वहाँ फेंकते बनस्पत हम नालों में फेंके, इसकी प्रॉपर ड्रेनेज लाइन हो। यानी आपको मतलब है कि हर कोई जिम्मेदार है इसमें, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक खास मखसूस तबका है जो ये काम कर रहा है। वो ताजिर हजरात भी हैं, कारोबारी हजरात भी हैं, आम आवाम भी हैं, हुकूमतें भी हैं, सबको ही आप जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है सर, तो कराची शहर की ओनरशिप क्यों नहीं लेता? क्या लीडरशिप की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है? वजूहात क्या है असल वजह? क्योंकि बाकी शहर भी तो है ना पाकिस्तान के, एज कम्पेयर टू मतलब कराची से अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत बेहतर है।
तो यहाँ पे क्यों कोई दुनिया से अपने मुल्क को कंपेयर करें, जैसे हम बाहर मुल्कों में जाते हैं जी तो कुछ दिन पहले की बात है, लंदन की, मैं लंदन में था, तो जब हम सिगरेट पीते हैं तो पीछे का फिल्टर होता है। अब वहाँ की जो मेन स्ट्रीट्स थी जो बहुत बिजी होती हैं, जहाँ शॉपिंग सेंटर्स हैं जो हाई स्ट्रीट कहलाती हैं, जी वहाँ हर जगह बोर्ड लगे हुए थे, डू नॉट थ्रो योर फिल्टर। मतलब ये सिगरेट का फिल्टर आप ना फेंकें, उसका आपको 500 पाउंड फाइन है। तब जब फाइन लगाया तो जब मैं भी नया गया तो पहले मेरे दोस्त ने मुझे वार्निंग दी, ये नहीं करना, इसकी स्पेसिफिक जगह है। तो एक फिल्टर की इन्होंने जगह बनाई है। अब आप कह रही हैं कि जैसे आपने भी बोला कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्यों है, तो ये दुनिया के अंदर है कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनता है, ठीक है, इसका फाइन होता है। जब फाइन होगा तो खौफ आएगा, गलती नहीं होगी। दुनिया में मतलब इंसानों के लिए एक चीज़ बनी है फाइन, तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। अब मिसाल है कि गाड़ी में देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से सीट बेल्ट का और मोबाइल फोन पर चालान है। अब देखें, आप नोट करें कि आप भी हैं, हम तीनों यहाँ बैठे हैं, जहाँ अगर हम नहीं भी यूज करते, जहाँ हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला आपने देखा होगा सिग्नल, ठीक है, तो कवानीन जो है वो उनसे आवाम के दिलों में खौफ पैदा होता है और वो जरा कानून की पासदारी करते हैं। सर, हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे किस किस्म के कवानीन बनाने की जरूरत है कराची को कचरे से पाक करने के लिए। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बासित मुंडिया साहब जो कि सोशल वर्कर हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कवानीन की कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर भी सूबाई हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है अगर कोई कचरा फेंकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कचरा कुंडी में कोई कमी नहीं आ रही है। आराम से लोग जो है वो कचरा फेंक देते हैं। तफरीही मकामात को अगर देख लें तो कूड़ा करकट का ढेर बना के रखा हुआ है। तो सर, ये कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, किस तरह से हम करवा सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हर कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं कोई नए ऑफिसर्स आते हैं तो वो एक हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं रहता। अब मैं इसी की एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आए दिन कराची ट्रैफिक एक कैंपेन स्टार्ट करती है हेलमेट के ऊपर, जी, तो अचानक से लोग चालान होने लग जाते हैं बाइक वालों के 500, 1000, कोई 2000 पर, डिफरेंट लाइसेंस तो पे लोग हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ, फिर वो गायब हो जाते हैं। हाँ, फिर जब कंप्लेंट्स आती हैं, आवाम जो शोर करती है, फिर वो रोड पे आती है। तो ये एक चीज़ जो गायब हो जाने वाली है, यही चीज़ कचरे में। अब न्यूज़ आती है कि भाई कचरे फेंकने पे अब आपकी 500 का चालान होगा या फाइन लगेगा। वो 2-3 दिन हम सुनते हैं लेकिन वो फिर ख़त्म हो जाता है। जब तक इसको परमानेंट बेसिस पे नहीं लाएंगे, सख्ती नहीं करेंगे, आवाम को फाइन ना करेंगे आप, तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। उसके लिए हमारे इदारों को एक प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। सर, तो प्रॉपर कोई लॉ है इसके हवाले से? देखिए, मैंने आज तक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा है, क्योंकि अभी आज तक आपने भी सुना होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, एक ट्रैफिक और एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो काली वर्दी वाली होती है, उनको कहा जाता है कि भाई आप जाके लोगों को चालान करें, ठीक है, लोगों को फाइन करें। जब आप किसी को फाइन करेंगे तो उसको एक स्लिप भी देंगे। हमने तो कभी नहीं देखा आज तक। ये चीज आनी चाहिए सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट। सही है, उनका ये उनकी जिम्मेदारी। मुझे ये बताइए कि जिस तरह नवंबर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि दफा 144 की शिक नंबर 188 के तहत शहरियों को गिरफ्तार किया जाएगा जो गैर मुतल्लिका जगहों पे कचरा फेंकेंगे, तो इन मतलब काफी टाइम हो गया है, काफी दिन हो गए, और ये पहला वाकया हमें सुनने को मिला कि एक रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, उसे रोका गया, पकड़ा गया। तो अभी हाल ही में पता चला है कि कमिश्नर साहब जो है वो भी चेंज हो गए जी। तो जो उनका जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है वो एज इट इज काम करता रहेगा, या ये जो एक फैसला किया गया था सफाई के हवाले से वो भी जरा फिर से डगमगाने लगा? जो आज तक हुआ है वो यही हुआ है कि जब एक ऑफिसर जाता है, नया आता है, तो वो पुरानी जो पुराने जो भी ऑर्डर्स निकले वो कभी कंटिन्यू नहीं होते। और मैं बहुत सख्त बात है लेकिन मुझे बोलनी पड़ रही है कि ये इस तरह के जो हमारे कानून बनते हैं, कोई दफा लगते हैं, वो सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही होते हैं कि भाई चलो एक अनाउंस हो गया, एक बड़ी चीज़, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी एक मीटिंग होती है, एक लाएमल बनता है। अब एक और मिसाल है कि सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट ने कराची के अंदर 2 साल या 3 साल पहले जो कचरे के डब्बे रखे होंगे ब्लू कलर के, आपने भी देखे, कभी रोड पे यहाँ पर है या कभी वहाँ पर, उसका साइज देखें। अगर एक मोहल्ले में गली के कोने पे आप वो कचरे का डब्बा रखेंगे तो 3 घर के कचरे से ज्यादा उसमें नहीं आता, आधे घंटे में भर जाएगा। बिल्कुल। जो कचरा भरेगा तो कचरा
डब्बे से बाहर गिरेगा। जब बाहर गिरेगा उसमें कुत्ते हैं, कौवे हैं, हमारे यही जो मसले होते हैं, यही होता है कचरा वो फैला इसमें हुआ चोंच होता है। मारते हैं, बिल्ली है, आप देखें अक्सर बिल्ली डेली बैठी उठाया भी होती नहीं है। जाता वहां से, ये भी तो एक मसला है। बिल्कुल कि वो वक्त पे अगर वो वहां से उठाया जाए कचरा तो तब भी जो है मतलब हर कोई जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और गफलत बरत रहा है, जिसकी वजह से ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर कोई डोर का सिरा पकड़ा जाए कि देखा जाए कि कराची को साफ करना चाहते हैं हम सारे कराची वाले मिलके, तो वो कहाँ कैसे मुमकिन हो सकता है अभी और इसी वक्त? हमें क्या फैसला करना चाहिए सबको कि हमारा शहर सफाई की जानिब बढ़ना शुरू हो जाए? हमारी सॉलिड वेस्ट वालों से 2-3 मरतबा मीटिंग हुई थी। ठीक है। और हमने उनको एक ही एजेंडा, एक ही प्रपोजल दिया था, मशवरा दिया था कि जब तक आप डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे ये मसले का हल नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आपने कचरा कुंडियां बनानी है तो कभी ये सक्सेसफुल नहीं होगा, आपने डोर टू डोर कलेक्शन करनी पड़ेगी। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप नोट करें कि DHA की ही मिसाल है। सर, अच्छा डोर सर, टू डोर जो है वो कचरा पिक किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जिस तरह प्राइवेट लोग जो हैं वो आते हैं, वो 200 रुपए लेते हैं, 200, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए महीने का लेते हैं और वो कचरा पूरे महीना आपसे लेके जाते हैं। इस हवाले से बात करते हैं कि क्या यही मसले का हल है और बेहतर किस तरह किया जा सकता है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफे में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बासित मुंडिया साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं और हम कराची के मसाइल के हवाले से इनसे बात करें। सर, कराची की अगर बात की जाए तो कराची में बड़े बड़े माजी में भी जो तरक्याती पैकेजेस हैं उनका ऐलान किया गया है। इस साल भी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया। तो सर, उस पर कुछ काम हो रहा है? उसमें ये सारी चीज़ें थी, कचरा कुंडी के हवाले से ख़ास तौर पे कहा गया था कि कराची में कचरा उठाया जाएगा और जो है कराची को बेहतर बनाया जाएगा, तो उस हवाले से कोई काम हो रहा है? ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बड़ी मुश्किल से मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारे यहाँ अनाउंसमेंट ज़्यादा होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन कम होता है। तो इमरान खान साहब की बात हो या पिछली सिंध गवर्नमेंट की बात हो, तो कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये अनाउंसमेंट ही हुई है, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं, हम कभी बेहतरी की तरफ नहीं है। ठीक है। अच्छा, दुनिया भर में का ये मसला है, जहां इंसान रहते हैं वहां पे ये कचरा तो प्रोड्यूस होता है, उसको ठिकाने लगाने के लिए जो है कोई ना कोई एक बंदोबस्त होता है। दुनिया भर में इस कचरे को इस्तेमाल किया जाता है, कहीं बिजली बनाने के लिए, कहीं इसका कोई इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी वो ईंटें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इसके साथ पैसे कमाए जा रहे हैं। ये कचरा जो है हमारे लिए कचरा है, असल में दर हकीकत यहाँ से कुछ हासिल भी किया जाता है। हमारे लिए इतना वबाले जान क्यों बना हुआ है? क्या कोई भी दुनिया भर से जो कंपनी है वो पाकिस्तान में आके इस कचरे को ठिकाने लगाने का काम नहीं करना चाहती, या हम लोग खुद नहीं चाहते हैं? आपने एक बहुत बड़ी बात हाईलाइट की जो कम लोगों को पता है, ये एक माफिया है। अच्छा। ये एक माफिया है, प्राइवेट माफिया है जो रोडों से कचरा उठाने का ठेका लेता है, उस पर लाखों नहीं करोड़ों के पैसे लगते हैं। अच्छा। जो हमारे प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, पानी की बोतलें होती हैं, इस तरह की जो बॉटल्स जो कलेक्ट की जाती हैं, इसके इलाके में ठेके जाते हैं और ठेके सिर्फ इदारों की मदद से जाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं एक प्राइवेट बंदा, मैंने वो कहा भाई तू जा 2 लाख में काम कर, नहीं, उसमें भी भत्ता चलता है। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी हमारा मसले का हल नहीं, कि ये माफिया है। तो ये सबको पता है? नहीं, हुकूमतों को पता है आप इस और बात मैं का? इस पे तबसरा कर रहे हैं, तो मैंने इस पे ग्राउंड वर्क किया है, मैंने जाके इस पे एक तहकीक की है बेहतरी के लिए। आज हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको जिक्र किया, आम आदमी बोलेगा यार क्या बात कर रहे हैं। इसका लाखों का एक बहुत बड़ा ठेका है। जो हम बोतलें यूज करते हैं उसका कैप है ऊपर का, इवन वो भी बिकता है। अच्छा। इवन वो भी बिकता है ये। तो ये एक माफिया है। जो मतलब कहने की बात ये कि जो आला अफसरान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जब तक वो मिलके एक मेज पे ना बैठे। सर, तो वही सवाल फिर जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर आ गए कि क्यों नहीं कर रही सूबाई हुकूमत, क्यों नहीं ओनरशिप ले रही? जिले हुकूमत को देख लें, वफाकी हुकूमत को देख लें, तो ओनरशिप इसकी कौन लेगा? कोई लीडरशिप इसकी लेगा या हम इसी तरह से रहेंगे? अब तक तो यही देखा जा रहा है कि किसी ने आज तक ओनरशिप नहीं लिया। अनाउंसमेंट हुए, अब जैसे हम हैं, हमारी तरह आज हम 3 लोग बैठे हैं,
जी हम ही लोग हैं जो इसमें बेहतरी ला सकते हैं। आज हम 3 के 30 कर सकते हैं, अपने घर वालों को समझा सकते हैं। बाकी कहें हुक्मरानों का तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं एक और चीज़ हाईलाइट करूंगा कि जी। कराची में जो हालिया बारिश में जो पानी का मसला हुआ था, रोड पे जो पानी जमा हुआ था, हाँ। आप किसी भी एक जिम्मेदार आदमी को पूछ लें जो इदारों में बैठता हो, उसका सबसे बड़ी वजूहत हमारा कचरा है। क्योंकि वो नालों में बिल्कुल। और बिल्कुल देखिए, जो निकासी का आपकी- निजाम जो है वो निकासी का मुतासिर जो होता है। आपकी सही। ड्रेनेज लाइन चौक हो जाती है, उसकी वजह ये होती है कचरा, थैली, कागज जो हम फेंकते हैं। तो ये ऐसा इशू है जो हम सबको पता है, मतलब इदारों को ही पता है इसका हल किया है। आज इस साल जो बारिश में हाल हुआ है, मैं जी। समझता हूँ कि इन्होंने 2 चीजें इनको सही करनी चाहिए, एक ड्रेनेज लाइन और एक कचरे का निजाम। अब तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ मतलब ये है कि इलाज नहीं है, हाँ। मगर हमेशा इसकी बातें होती हैं। मसाइल ही मसाइल हैं। बिल्कुल। तो आवाम सिर्फ अकेले कल्प्रिट नहीं है, जो इदारे हैं, देखो इंतजामिया इम्प्लीमेंटेशन भी करना culprit है, इंतजामिया का जी। जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और इसमें कोई हम बच्चे हैं, मतलब आवाम में एक बच्चा है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि बच्चे को आप जब तंबीह की जाती है या सख्ती की जाती है, वो गलत काम जब तक आप नहीं करेंगे वो कभी नहीं सुधरेगा। ऐसा ही है। सही। वज़ीर आज़म इमरान खान से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस हवाले से? कराची के वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, कचरे के मसले के हवाले से मैं एक शहरी की उस पर हैसियत से हमारे वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी और हैं। तो मैं आज उस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनको फिर से कहूँगा कि कराची आपकी राह देख रहा है और आपने बहुत वादे किए हैं हमारे साथ। आपके अंदर एक जुनून है, आपकी बातें सुन के हमें उम्मीद थी। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने MNAs एंड MPs को इस राह पे लगाएं जो अब तक हमें नज़र नहीं आई कि इस शहर का वो एक MNA था जो आज सदर पाकिस्तान बन के बैठा है। जी हाँ, जी हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। सारे मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। और सर एक लास्ट मैसेज अवाम को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अवाम भी तो इस शहर का हिस्सा है, उसको ऑनरशिप लेनी चाहिए इस शहर की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अक्सर मैं बच्चे से जब बचपन से देखते हुआ आ रहा हूँ, एक बोर्ड लगा होता है नेकी निस्फ ईमान है, जी। सॉरी सफाई सफाई निस्फ सफाई निस्फ ईमान है, जी। तो मैं आवाम से भी दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह अपने आप को साफ रखते हैं, अपने घर को साफ करते, शहर को भी साफ रखें, क्योंकि शहर भी हमारा घर हमारी है। जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। हम उन सारे लोगों को सैल्यूट पेश करते हैं जो सफाई के हवाले से फिक्रमंद रहते हुए इस शहर में अपना जो बेहतर काम है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सारे रफाही इदारों को जो सफाई से के हवाले से काम कर रहे हैं, हुकूमत से हम अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सफाई से मुतल्लिक जो है वो फहीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को दें इजाजत, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए